चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंकी बोर्ड एजुकेशन पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियोमीटर ये हमारा चल रहा था। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक हमने कवर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सारे टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, ये आपको पहले ही हमने समझा दिए थे। ओके, तो उस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अभी तक हमने करंट एंड करंट डेंसिटी कवर कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करवा दिया आपको, ओम्स लॉ से जुड़े हुए सारे टॉपिक करवा दिया आपको। ओके, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ आपको करवा दिया था हमने। ठीक है, ये हमने आपको करवा दिया था। उसी के साथ साथ जनरल टर्म्स, ठीक है, कुछ जनरल टर्म्स आपको हमने करवा दी थी। जनरल टर्म्स में आपको डिफरेंस करवाए थे हमने। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बीच में, ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में। ओके, तो ये हमने आपको करवा दिए थे। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसको देख लीजिए फटाफट। तो आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर आज हम लोग देखेंगे। उसी के साथ साथ कुछ जनरल टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म्स में हम लोग पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में डिफरेंस देखेंगे और साथ में इनको समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इनके लिए सेपरेट वीडियो आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे पोटेंशियोमीटर रिड्यूस हो चुका है, तो पोटेंशियोमीटर पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से पोटेंशियोमीटर रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ओके, ये जो दिख रहा होगा आपको थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा कुछ जो इसका डायग्राम रहेगा, डायग्राम के अलावा और कौन से टॉपिक यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं? यहाँ से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, और साथ में आपसे पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन है वो तो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो ये जो तीन टॉपिक है छोटे छोटे, वो दो दो नंबर में आ सकते हैं, तो इनको हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, पोटेंशियोमीटर फटाफट खत्म आपको करवा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको समझ लेते हैं। पहले आप लोग ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहां से इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। व्हाट इज केसीएल? ठीक है, व्हाट इज केसीएल आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज केसीएल। तो केसीएल तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। और जब हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो यहां से ये तीन बेसिस पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है। लेवल डायग्राम आपसे पूछ लेंगे वो लोग। उसके अलावा आपसे पूछेंगे डेरिवेशन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, लेट्स से P by Q is equals to R by S। ओके, एप्लीकेशन ऑफ और यूजेस, और आपसे एप्लीकेशन और यूजेस पूछ सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भैया। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर आपको जनरल टर्म में बताएं तो देखो भाई साहब, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जिसमें चार रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, पी बोल दो, क्यू बोल दो, आर बोल दो, एस बोल दो, ये चार हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखे। बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा कि कितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक स्पेशल टाइप का सर्किट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बताते हैं आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज काम कैसे करता है और इसका क्या यूज है। तो यूज की अगर हम बात करें तो यूज इसका ये है कि P बाई पी क्यू आर एस, आपने चार रजिस्टेंस लगा दिए। अगर आपको किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप इसमें आसानी से फाइंड कर सकते हो। चार चार हैं आपके पास, अगर आपको तीन की वैल्यू पहले से पता है तो जो एक बच जाएगा उसकी वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ये इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके वर्किंग के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे।
चलिए तो कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। Wheatstone bridge, the device used for the measurement of minimum resistance with the help of comparison method is known as Wheatstone bridge। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, तीन के साथ एक को कंपेयर करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है। इस मेथड के ऊपर ये बहस होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ब्रिज। ठीक है, तो ये आपको ब्रिज के शेप में दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यही इसका डायग्राम है। अगर आप लोग डायग्राम बना के आते हो तब भी आपको एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना एक बार और सिखाएंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ द ब्रिज सर्किट। ठीक है, तो यहां से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन द ईयर 1833 विच वॉज लेटर पॉपुलर बाय द सर व्हीटस्टोन इन 1843। ठीक है, तो ये ईयर याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। द ब्रिज इज वेरी रिलायबल एंड इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है आपको। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं भैया इसके प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे अपनी भाषा में। ओके, चलिए तो प्रिंसिपल आप लोग पढ़ेंगे। द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। द व्हीटस्टोन ब्रिज, the Wheatstone bridge work on the principle of null deflection. The ratio of their resistance are equal and no current flow through the circuit. The bridge is said to be in the balance condition when no current flow through the galvanometer. इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे, नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये एक लाइन का काम है आपका, अगर ये लिख देते हो तो प्रिंसिपल यहीं पे फिनिश हो जाता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपको बीच में गैल्वेनोमीटर जी दिख रहा है। ठीक है, आप सभी को यहां पर देखना है, यहां पर दिखा देते हैं आपको। ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अभी मान लीजिए आप लोग, यहां से हमने सेल बैटरी लगा रखी है, इस तरफ हमारा करंट जा रहा है। अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट बी और डी है, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग नल डिफ्लेक्शन। और इस पूरे सर्किट को हम लोग बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, तो ये बात होती है। तो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होगा वहां पे करंट बिल्कुल जीरो रहेगा। ओके, तब जाके हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन मान रहे होंगे। ओके, तो ये बात होती है, मतलब यहाँ से बी से डी पॉइंट के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पास एक नीडल होती है जो कि डिफ्लेक्ट होती है। ओके, चलिए, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस आर इक्वल and no current flow through the circuit. Okay, no current flow through the circuit. The bridge is said to be in a balanced condition. The bridge is said to be balanced condition when no current flow through the galvanometer. अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन हमको देखने को मिलेगी कि P बाई क्यू और R बाई एस इक्वल होते हैं। ठीक है, P और Q का रेशो, ये P और ये Q, ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। इनका अगर आप लोग रेशो निकालोगे और इनका रेशो निकालोगे तो ये इक्वल आएगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, ये बात होती है। ओके, ये बात होती है। चलिए, तो कहानी बहुत आपको सुना दी हमने, अब इसका डेरिवेशन करेंगे फटाफट। ओके, और इसको निपटा देंगे यहीं पर। देखेंगे आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से बनाते हैं। ओके, स्टार्टिंग से बनाते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार से हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। एक और रेजिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, डायग्राम के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, मतलब अच्छे से फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डायग्राम तो क्या है, ये जो डायग्राम है अच्छे से तो यहाँ पर बन नहीं पाएगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में जरूर अच्छे से बनाइएगा। ओके, ये बात हम आपको कहना चाहते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने अब क्या बना लिया, इसको रेजिस्टेंस को बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, और इस रेजिस्टेंस को बोल देते हैं S। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आप अपने मन से नाम लिख सकते हो, R1 R2 R3 R4, जो चाहो वो लिख सकते हो। बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, लेट से जी हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये क्या है, जी है, अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख देते हैं।
ये जो अंदर है वो जी लिखा हुआ है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से एक वायर जा रहा होगा कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो अब आप लोग आगे देखेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक बैटरी लगा देंगे, या फिर आप बोलना चाहो तो सेल बोल सकते हो। ओके, तो ये हम लोग सेल लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। ओके, ये आप लोग देखेंगे। चलिए, तो ये बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा इसका, और ये रहेगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से मान लीजिए आई अमाउंट का करंट जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। आई अमाउंट का करंट यहाँ से जाता है। ठीक है, तो आधा करंट इधर जाएगा, लेट से I1, और इधर जाएगा I2। ठीक है, I1 और I2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, I1 को जरा ध्यान से देखो, करंट यहां तक पहुंचेगा। इस पॉइंट को आप लोग चाहो तो नाम दे सकते हो इन पॉइंट्स का। ठीक है, ये जो पॉइंट्स लगे हुए यहाँ यहाँ पर, इनका आप लोग नाम दे दीजिए। चलिए, हम लोग नाम क्या देते हैं इनका, अपने हिसाब से इनका नाम दे देते हैं भैया। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ए पॉइंट, इसको बोलते हैं बी पॉइंट, इसको बोल देते हैं सी पॉइंट, इसको बोल देते हैं डी पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसका भी कलर अपन लाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो I1 करंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इधर करंट कौन सा जाएगा, IG करंट जाएगा, कुछ करंट इधर भी तो जाएगा। अब इधर कितना करंट जाएगा बताइए आप लोग, इधर कितना करंट जाएगा। तो इधर I1 में से आप IG को माइनस कर दो, तो जितना करंट बचेगा वो इधर जाएगा। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे आगे कि IG जो होगा वो 0 होगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो करंट जाएगा वो I1 ही जाएगा, लेकिन लिखते टाइम हम लोग I1 माइनस IG लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कितना करंट जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे कितना करंट है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, I2 प्लस IG करंट हो जाएगा। ठीक है, I2 प्लस IG करंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, फिर से जो करंट होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये जो मिलेंगे तो I1 और I2 फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, माइनस जी से प्लस जी कट जाएगा, तो I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2 ही तो हमारे पास I है। ठीक है, इसी को तो हमने ब्रेक किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं लास्ट में हमें वापस I मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लेट IG, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन में करंट जा रहा है वो कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक है, इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमने मान के चला है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आना जरूरी है। ठीक है, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई, ये एक्सप्रेशन हमें लाना कैसे भी करके होगा। ओके, तभी जाके ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो लूप बन रही है। अगर हम ध्यान से देखोगे दो लूप आराम से आपको दिख जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी लूप है आप लोग बताइए। एक आपकी रहेगी ABDA। ठीक है, ये आपकी क्लोज लूप बन गई है, ABDA। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। आपको सिखा दिया था पिछले वीडियो में किस तरह से किया जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, काफी सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना। तो मान लीजिए हम लोग इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा मूवमेंट रहेगा। ओके, चलिए, तो अगर इस तरह से हमारा मूवमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से अगर हमारा डायरेक्शन है या फिर मूवमेंट है, तो जो करंट की डायरेक्शन रहेगी उससे हमें पॉजिटिव, जो हम लोग डायरेक्शन चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हमारा करंट होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो I1 होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप लोग P से कर दीजिए, P हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो I इंटू आर यही होता है हमारे पास, I इंटू आर, तो IP हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर IG करंट आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, उसका मल्टीप्लाई हम लोग IG से करेंगे, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि IG इज इक्वल्स टू 0 है। तो IG अगर 0 है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो IG इंटू जी, लेकिन ये होगा कितना, ये जो होगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर जी क्या बता रहा है हमको, जी बता रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको आप लोग छोड़िए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है हमारे पास, R है। ठीक है, तो R का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, I2 से कर देंगे। किससे करेंगे, I2 से कर देंगे। ठीक है, I2 से कर देंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि ये I2 जो है उसकी डायरेक्शन तो उल्टी है। हम लोग तो ऐसा मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग मूवमेंट अपना शो कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं।
और हमारा जो I2 है वो हमारे उल्टे साइड आ रहा है, तो ये जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। अब इक्वल टू क्या आगे क्या आएगा? अब इक्वल टू में यहाँ पर आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ के लिए कोई भी बैटरी इस सर्किट में नहीं है, ना तो सेल हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जीरो मान रहे हैं। ओके, तो चलिए ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन हो गया। इसी को हम लोग आगे कर लेते हैं, फिर बना लेते हैं। चलो पहला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आप लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आई पी इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग आई पी इजिकल्स टू I2R लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हमारी हो जाती है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह से आप लोग इसमें भी करेंगे, इसमें भी आप लोग केवीएल लगाएंगे। बी सी डी ए, बी सी डी ए में आप लोग क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार की सिचुएशन बनेगी। ओके, इसी प्रकार की सिचुएशन बनेगी। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर जो करंट आ रहा है, ओके, इसको हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं? यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग मूवमेंट शो करेंगे अपना, इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, बी सी डी ए में हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? I1 आ रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू तो हम लोग जीरो मान रहे हैं। ठीक है, I1 माइनस IG जो रहेगा उसको हम लोग जीरो मान लिया है। ठीक है, तो हमारे पास I1 बचा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग Q से करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है उल्टी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे? यहाँ पे आप लोग देखोगे I2 है, I2 हमारे पास है, और यहाँ पे S आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसको आप लोग आगे सोल्व करेंगे। आई क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा I2S। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जब आप लोग 1 का डिवाइड 2 से कर दोगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। I1P अपॉन में आ जाएगा I1Q। ठीक है, इजिकल्स टू आ जाएगा I2Q, I2R, वेरी सॉरी, I2R अपॉन I2S। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कैंसिल कर देंगे, जो कुछ कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा P बाई क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास R बाई एस। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि अगर IG से करंट जीरो पास होगा, मतलब इस लाइन में अगर करंट जीरो होगा, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। ओके, तो यही होता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। इसी को आपको डिराइव करने को बोला जाता है 3 नंबर के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ओके, बाकी इसके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये रहे, आप इसको प्रॉपर नोट कर सकते हो। ओके, जैसा हमने किया था वैसा का वैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए, तो इसके एप्लीकेशन यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो इससे आप लोग एक किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद इन मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका मीटर ब्रिज में भी काम आता है। ओके, मीटर ब्रिज में इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है। अब मीटर ब्रिज की हम लोग बात करें उससे पहले आपको यह बता दें, मीटर ब्रिज जो टॉपिक है वो पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, मीटर ब्रिज आपका रिड्यूस हो गया है, तो मीटर ब्रिज पढ़ने से अब कोई मतलब है नहीं। ओके, तो आप इतना सा याद रख लो कि मीटर ब्रिज करके कुछ होता है, जिसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसकी एप्लीकेशन हमें मीटर ब्रिज के अंदर देखने को मिलती है। मीटर ब्रिज भी किस तरह से काम करता है? इसी तरह से काम करता है, यही तो उसकी फंक्शनलिटी है। ओके, तो ये हमारे 2 एप्लीकेशन यूजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पावर, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज पावर। तो जो काम आप लोग करते हो एक पर्टिकुलर समय के अंदर, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। इसको आप लोग फील करेंगे इस तरह से। मान लीजिए 2 मजदूर है आपके पास। ठीक है, आप बहुत अमीर आदमी हो, आपने 2 मजदूर हायर कर रखे हैं। ठीक है, एक को हम लोग A1 बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, एक को B बोल देते हैं। ठीक है, एक आदमी जो है, आपने इनको काम दिया, मजदूर है तो काम आप दोगे इसको। इसको आपने काम दिया, इसने 1 घंटे के अंदर काम कर दिया। इसने काम किया 5 घंटे के अंदर, वही काम को इसने 5 घंटे ले लिए। ठीक है, इसने ले लिए 5 घंटे।
ठीक है, तो आप क्या बताओगे किसमें ज्यादा पावर है? आप क्या बताओगे किसमें ज्यादा पावर है? भैया पावर इसमें ज्यादा है। इसने उस वर्क को, उस काम को किस टाइम में किया? 1 घंटे में किया। इसने कितने घंटे में किया? 5 घंटे में किया। जितना कम टाइम, जब भी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोग इसको और यहाँ से इस तरह से देखोगे तो ठीक है, तो जितना कम टाइम होगा, जितना कम टाइम होगा उस काम को करने के लिए, उतना ज्यादा हमारे पास पावर आ जाएगा। ओके, तो ये बात है। तो पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, वर्क बाय टाइम होता है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसी को आगे हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए, तो आगे आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क को आपने कहाँ पर पढ़ा होगा? चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था। जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन क्यू नॉट, या फिर क्यू बोल दो आप लोग। वर्क डन अपॉन में क्यू आ जाता है। ठीक है, यही होता था हमारा वी का फॉर्मूला। ओके, तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर हमसे डब्ल्यू की वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे? वी इंटू क्यू। ये हो जाएगी आपकी वी इंटू क्यू की वैल्यू। ओके, तो आप क्या करोगे? डब्ल्यू की जगह पर वी इंटू क्यू रख दोगे। ओके, टाइम अपॉन में रहेगा। अब आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर, Q बाई टी क्या होता है? Q अपॉन में टाइम। चेंज इन करंट, चेंज इन करंट क्या होता है? सॉरी, चेंज इन टाइम क्या होता है? चेंज इन क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज क्या होता है हमारे पास? हमारे पास ये होता है करंट। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? करंट बोल देंगे। ठीक है, करंट की डेफिनेशन आपको सबसे पहले पढ़ाई थी इस चैप्टर में, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो V इंटू आई हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, V इंटू आई हो जाएगा। अच्छा, अच्छा आप लोग 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो सकता है, ठीक है, कि ये रेट क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज पावर। तो भाई साहब, रेट जो होता है, रेट का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो चीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके लिए हम लोग रेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे याद आया कि कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है। जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट है उनको शायद इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि आगे वो एक चैप्टर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन करके, वहां पर इसके बारे में और चर्चा की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, ठीक है, वहां पर इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर। अब वापस यहाँ पे आ जाइए। P इजिकल्स टू होता है V इंटू आई। P इजिकल्स टू होता है V इंटू आई। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, Q बाई टी हमारे पास करंट होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो V है, V क्या होता है? V इजिकल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। कहाँ से बताया हमने? ओम्स लॉ के हिसाब से बताया। ओम्स लॉ के हिसाब से। तो V की वैल्यू अगर हम लोग आई आर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए? एक, दो, तीन। तीन हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं। अच्छा, एक और बात, आपने इस बार क्या चेंज किया था? वी को चेंज किया था। एक काम करो, वी को चेंज मत करो, आई को चेंज करो। यहीं से आई को चेंज करो, तो आई जो होगा वो हो जाएगा वी बाई आर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप लोग आई की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पर, वी को रहने दो ऐसा का ऐसा, आई की वैल्यू आप लोग रख दीजिए, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर। तो अब हमारे पास चार फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। तो ये आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो? ये आप लोग यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं चारों फॉर्मूले। ओके, चारों के चारों सिंपल है। ओके, ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। ठीक है, चलिए, तो ये पावर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इन अ गिवन टाइम। ऐसा यूनिट जूल होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझना है, सिंपल सी भाषा में समझना है, तो आप क्या बोलोगे कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो होती है, पावर की टर्म, पावर के, अगर पावर की रिस्पेक्ट में आप लोग समझना चाहो, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये होती है हमारी एनर्जी। पावर का मल्टीप्लाई टाइम से कर दीजिए, बस ये हो जाएगी आपकी एनर्जी फिनिश। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका फील लेना है तो आप लोग किस तरह से समझोगे? द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट में गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में जितना वर्क डन आपको सर्किट को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है, जो करंट होगा,
जो करंट सर्किट के अंदर होगा उसको मेंटेन करने में जितना वर्क डन आपको करना होता है एक पर्टिकुलर समय के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, अभी भी अगर आपको डाउट है समझने में तो एक और एग्जांपल आपको देंगे, उसमें शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए पावर क्या होती है। पावर यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर इसकी यूनिट वगैरह लिखी हुई है, ये तो आप लोग निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे। इफ पावर इज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर, अगर पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास ये है, फ्लो ऑफ वाटर हमारे पास पावर है, तो एनर्जी क्या होगी, देन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ कलेक्टेड वाटर इन द बकेट। ठीक है, ये जो पानी आपने कलेक्ट किया है यही आपकी एनर्जी है, यही आपकी एनर्जी है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, पावर और एनर्जी ये दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, किसी में ज्यादा पावर हो सकती है, किसी में बहुत ज्यादा पावर हो सकती है, लेकिन एनर्जी वही होती है जो वो यूज करता है, एनर्जी वही होती है जो यूज करता है। ओके, ये बात होती है, ये चीजें आपको समझने की जरूरत होती है। ओके, चलिए, तो आप लोग इसको एक तरह से और देख सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब आपने लेके आए। ठीक है, ये एक्स वोल्ट का है। ठीक है, एक्स वोल्ट का है, एक्स वॉट लिख लेते हैं हम लोग, वोल्ट नहीं लिखेंगे, वॉट आता है, सॉरी, वेरी सॉरी। एक्स वॉट का है। ओके, एक्स मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 23, 25, 90, जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स वॉट का हमारे पास बल्ब है। ओके, अब ये जो बल्ब है ये 23 वाट का है। ओके, एक्स वॉट का बोल दो, 23 वाट का बोल दो, एक जनरल टर्म से हम लोग समझ रहे हैं। ये जो वॉट का बिल आप लोग लेके आए ये इसकी पावर है, ये इसकी क्या है, पावर है। ये बल्ब की पावर कितनी है, एक्स वॉट इसकी पावर है। तो अगर आप लोग ये बल्ब लेके आए हो तो जब आप लोग अपने घर में इसको लगाओगे, ओके, तब जाके तब जाके आपको तब जाके आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तब जाके आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जब तक ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा, ये बल्ब जितने टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा उस समय के हिसाब से आपको इसका बिजली का बिल पे करना रहेगा, ना कि इसके हिसाब से आपको पे करना रहेगा। आपको एनर्जी जितनी आपने कंज्यूम करी है उसके हिसाब से आपको बिजली का बिल पे करना रहेगा। ये डिफरेंस भी आप लोग समझ सकते हो एनर्जी में और पावर में। ओके, चलिए, तो आपको और हमने इसको फील करवा दिया। तो नॉर्मल बात, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इतना याद रखो कि पावर जो होता है उसमें अगर आपको टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हमारी एनर्जी आ जाती है। एनर्जी जो होती है वो वर्क डन ही होता है एक तरह से। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो होता है, वर्क और एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क और एनर्जी ये लगभग सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, चलिए, आ जाइए वापस यहीं पर। तो डेफिनेशन आप लोग ये लिख लीजिएगा। पावर जो होता है वो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर देखेंगे, V इंटू आई होता है हमारे पास पावर। ठीक है, पावर होता है हमारे पास V इंटू आई। ठीक है, पावर होता है हमारे पास V इंटू आई। तो अगर पावर में हम लोग T का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये VIT बन जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, VIT आ चुका है। VIT हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फटाफट हम लोग इसको फिनिश करेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं। ठीक है, दो दो नंबर में आती है क्वेश्चंस, बाकी 3 नंबर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर के हिसाब से ठीक रहेगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल आने के ही चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आपको करवा देंगे अलग से। ओके, आगे आप लोग आ जाइए, पोटेंशियोमीटर हम लोग समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर, the potentiometer is an instrument which is used to measure exact potential difference between 2 points in an electric circuit। तो नाम से क्लियर है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है 2 पॉइंट के बीच में। ओके, 2 points in an electric circuit। By potentiometer the EMF of a cell and internal resistance of a cell can also be determined। अब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप EMF निकाल सकते हो, आंतरिक रेजिस्टेंस जो होता है अंदर का वो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसकी एप्लीकेशन हो जाती है और यही आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, फटाफट इसको हम लोग फिनिश करेंगे पोटेंशियोमीटर को, क्योंकि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बचा नहीं है। ठीक है, काफी चीजें पोटेंशियोमीटर से रिड्यूस हो चुकी है, तो हम लोग इसको इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इस तरह से इसका डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम नहीं बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, इमेज आप लोग देख सकते हो। नीचे इसका इंटरनल पार्ट है, अंदर आंतरिक रूप से कैसा दिखता है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें एक बड़ा सा वायर लगा हुआ होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं। The basic principle of the potentiometer is that the potential drop across any section of the wire will be directly proportional to the length of the wire। ठीक है, वायर होता है ना उसके अंदर, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। Provided the wire is of the uniform cross sectional area and a uniform current flow through the wire। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका यही होता है कि जितना लंबा वायर होगा
जितना लंबा इसका वायर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर। ठीक है, दो सेक्शन के बीच में। अब आपको समझाते हैं थोड़ी सी बात। ठीक है, ये देखो इतनी सी जगह में ये वायर कैसे आया होगा, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। ये जो वायर है ना, ये जो पीले कलर का आपको वायर दिख रहा है, इसको इस तरह से लपेटा गया है। ठीक है, कलर चेंज करके बनाते हैं, इस तरह से इसको लपेटा गया है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल सांप की तरह। ओके, तब जाके इतनी कम एरिया में ये आ पाया है। ठीक है, जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो बस यही आपको लिखना है पोटेंशियोमीटर के अंदर। अगर आपसे कोई पूछता है पोटेंशियल के बारे में तो आप लोग बता सकते हो। ओके, काफी सिंपल सी चीजें थी, आपको सब समझा दी हमने। ओके, तो इस तरह से ये वाला वीडियो हमारा एंड होता है, ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ओके, उसके अलावा न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हम लोग अलग से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को करते हैं एंड। पढ़ाई करें आप सभी लोग, ऑल दी वेरी बेस्ट।